फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर द ओल्ड रिवीजन, हमने एंड में एक नवा चैप्टर कंप्लीट करा था इन इकोनॉमिक्स। उसकी पूरी हाईलाइट दे दूं। पहले जो परसों पढ़ा था थोड़ा स्पीडी रिकैप मारते हैं। As we started an exchange of goods services against goods and services known as barter system having limitation, much more limitation, जिसकी वजह से मनी इन्वेंट करना पड़ा और वो लिमिटेशन से लैक ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स, डबल को इंसिडेंस ऑफ ऑन या चलक चलानी नो गरेदानी, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, प्रॉब्लम ऑफ सर्विस पीपल, डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ द लिविंग थिंग्स। और बुक का जो एंड वाला वो ये था, नो एग्जैक्ट और परफेक्ट मेजरमेंट, वारे घड़िए मेजरमेंट चेंज થઈ જાય। Then after we studied evolution of money, that means the origin and development of money, कि मनी कहां से आया। एनिमल मनी थे, स्टोन मनी थे, मेटल्स थे, देन आफ्टर करेंसी मनी, बैंक मनी, ई मनी एक्सेट्रा। फ्रेंड, ये तो टाइप्स ऑफ मनी हो गया। मतलब अपने को ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी पूछे तो यू हैव टू राइट इन अ लेंथी वे, जैसे बुक में है वो थोड़ा रट्टा है। और अगर टाइप्स ऑफ मनी कहे तो सटासट जो नेक्स्ट तरफ मनी के फंक्शंस के बाद है वो फटाफट टाइप्स बता देंगे। देन वी स्टडीड मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर a medium, a measure, a standard and a store, medium of exchange, universally accepted, कोई उसके लिए मना नहीं करता। Then measure of value, हर एक चीज को मेजर करने का माध्यम मनी है, एम स्क्वायर माध्यम मनी। स्टोरेज वैल्यू और स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट या तो फ्यूचर पेमेंट। फ्रेंड, ये अपन ने पहले पढ़ा था, सटासट गए हैं। फिर अपन ने शुरू करा था मोंगवारी रे मोंगवारी, प्राइस राइज। डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से बात करें, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। फ्रेंड, सोचेंगे आप आंसर तो पहले ये हो जाएगा, जनरली देयर इज अ कांस्टेंट एंड अ स्टेडी राइज इन प्राइस। मतलब वो प्राइस का राइज स्टेडी होना चाहिए एज वेल एज कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड वाला था इन व्हाट वी कैन से सम कमोडिटीज या मैनी कमोडिटीज एंड ओवरऑल सेक्टर। In many commodities, overall in all the sector, agriculture, industries, services, etc. And as well as एक बात और थी, अगर मान लो ये नीचे मैटर में समझाया था वो कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो और अगर प्राइस राइज हो, इंक्रीज हो, दैट इज फेवरेबल, क्योंकि लोगों को जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, वो लोग ऑक्यूपाई होंगे ना, लेबर हो तो काम मिलेगा, लैंड अगर अनयूटिलाइज हो तो वो यूटिलाइज हो जाएगी, पैसे अगर फिजूल से या ऐसे ही साइड पे हो तो वो भी अपना एग्जिट स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। एंड देन आफ्टर लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो प्राइस डिक्रीज होगा। बट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, वो ध्यान में रखे। मतलब यहां पे एंड वाला टॉपिक ऐसा होगा कि कब प्राइस राइज को इन्फ्लेशन माना जाएगा, आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस राइज हो, इट इज नोन एज इन्फ्लेशन। और फ्रेंड, मुझे यह बताया कि अगर प्राइस राइज होता है, इन्फ्लेशन होता है ओवरऑल कंटिन्यूअस इन एवरी कमोडिटीज, तो अपनी परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स में था। जबरदस्ती फ्रेंड्स, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, मतलब गवर्नमेंट प्राइस बढ़ रहा है तो कंट्रोल से उसको काबू में रखे, कंट्रोल से काबू में रखना सीखे। तो इनमें ऐसा हो जाएगा, ये सप्रेस्ड इन्फ्लेशन है, लेकिन इन्फ्लेशन तो है ही है। और कुछ कमोडिटीज में हो और फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो तो इन्फ्लेशन है लेकिन नहीं है। मतलब पहले में ऐसा था कि नहीं है पर है, और नीचे ऐसा था है पर नहीं है, ऐसे ही कुछ। ओके, कंफ्यूज करके समझाया आपको। फिर अपन ने एंड वाला आंसर पढ़ा था कॉजेज। यार, इन्फ्लेशन फैलता क्यों है, क्यों हर एक सेक्टर में कंटिन्यूअसली प्राइस ओवरऑल इंक्रीज होते हैं? तो उसके दो रीजन है फ्रेंड। विच फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस? डिमांड एंड अ सप्लाई। इन अ सेम वे, डिमांड पुल फैक्टर्स, जिसके इंटरनल 3 मैटर्स थे, टॉपिक्स थे, 3 रीजन थे। कौन कौन से थे वो 3 रीजन? पहले वाला था, पहले ये समझ ले, एक तरफ आपकी डिमांड बढ़ेगी बट अगेंस्ट इट सप्लाई स्टेडी रहेगा या स्लो रेट से इंक्रीज होगा, तो डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस। व्हाट इज द नेट रिजल्ट यार? मोंगवारी, प्राइस राइज, प्राइस कंटिन्यूअस एक्सिलरेट होना, इंक्रीज होना या राइज हो जाना, कोई भी वर्ड बार बार आप लगातार यूज कर सकते हैं। तो डिमांड बढ़ने के रीजंस कौन कौन से थे? तो पहले वाला रीजन था इंक्रीज इन अ सप्लाई ऑफ मनी। वो मैक्लूप याद है आपको? मैक्सलूप या मैक्लूप जो भी हो,
टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स नोन एज व्हाट इन्फ्लेशन। बहुत बड़ा पैसा वो ओछी वस्तुओं पाछड़ भागे क्योंकि मनी सप्लाइज मोर व्हाइल ऑन अदर हैंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस। सेकंड वाला था इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यार इंस्टॉलेशन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे, रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है, मतलब गवर्नमेंट का खर्चा मार्केट में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज्यादा लेवल पे बढ़ेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज, आपकी डिमांड इंक्रीज, इनकम भी इंक्रीज। लेकिन इसकी वजह से फ्रेंड लोचा ही होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। एंड देन आफ्टर इंडिया, वर्ल्ड में जिसका सेकेंड रैंक है पॉपुलेशन में और बहुत जल्दी फर्स्ट हो जाएगा, तो फ्रेंड पॉपुलेशन वाइडर हो, पॉपुलेशन तो डिमांड बढ़ने ही वाली है ना। और जिस देश में पॉपुलेशन स्टेडी हो लेकिन आपकी परचेसिंग पावर या इनकम बढ़ती जाए तो भी इन्फ्लेशन होगा। ये किसके वाले फैक्टर्स थे फ्रेंड? डिमांड पुल। ऑन अदर साइड मान लो रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए, मशीनरी महंगी हो गई, मजदूर अपने को हायर कॉस्ट पे मिलने लगे, मतलब कोई पण कारण थी कॉस्ट वधी गई। अगर मान लो कि कॉस्ट बढ़ गया और उसकी वजह से जो प्राइस राइज होता है तो वो कौन से फोर्सेस से हुआ है? डिमांड या तो कॉस्ट तो इन्हें कहा जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वो डिमांड पुल था फ्रेंड। आउटसाइड टॉक, आप में से किनको वो दरवाजा खोलते या बंद करते हैं वक्त पुल और पुश में तकलीफ होती है? पुल मतलब खेचू, पुश धक्को मारो। ये तो मैं क्या पढ़ाने मतलब लगाऊं, अपने को तो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। मतलब कॉस्ट वाला फैक्टर भी आड़े आएगा और अदर फैक्टर्स थे ना। टैक्स का रेट इंक्रीज हो गया, इमरजेंसीज को कॉन्टिजेंसीज कहेंगे। क्रूड ऑयल जो 70% इंडिया इंपोर्ट्स करता है उसके प्राइस के अंदर अगर राइज हो गया तो भी, एंड स्कैरसिटी, यार डिमांड इज मोर सप्लाई इज लेस। मार्केट में वस्तु जो ओછી મળે तो प्राइस વધવા ना જ છે बापू। फ्रेंड ये अपना अप टू डेट रिवीजन ऑफ चैप्टर था, कोई डाउट्स पूछना भी मत, आना चाहिए। जैसे ही इकोनॉमिक्स या उसी में दो दो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए अपना इसका भी टेस्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। नाम नहीं बताऊंगा, पहले काम से बात करें। हमने अकाउंटेंसी में एक चैप्टर शुरू करा था पार्टनरशिप। मैंने स्टार्ट कैसे करा था चैप्टर, सोचो ना, बताओ ना। हाउ आई मतलब इनिशियली स्टार्टेड द चैप्टर। क्या पूछा था मैंने? शायद मैंने ये पूछा था कि पार्टनरशिप फर्म आई क्यों? तो आंसर क्या था? ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इन अ सेम वे मुझे ये बताओ स्टैटिस्टिक्स में हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा वो कौन सा था? विच वॉज द चैप्टर? सिंपल आंसर है सर, कोरिलेशन। एक मिनट, कोरिलेशन में हमने पढ़ा क्या था प्रैक्टिकली? कि सर दो वेरिएबल है जैसे कि प्राइस एंड डिमांड, जैसे कि सर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स या प्रॉफिट, ऐसे दो वेरिएबल के बीच में अपने रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव ढूंढा था कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, -0.5 है या +0.95 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा ढूंढा था ना फ्रेंड। इसमें कुछ कमी है, ये दिल मांगे मोर, पेप्सी नहीं। आंसर मुझे ये बताओ, और एक्स्ट्रा एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट आप क्या सोचोगे? शू वस्तु को रिलेशन आपतू नहीं? आई विल गिव यू वन एग्जांपल एज यूजुअल जो मैं देता हूं वो। फ्रेंड एक तरफ मान लो मेरी फर्म है, मेरी कंपनी है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है और सेल्स है या प्रॉफिट है। तो मैं क्या सोचना चाहूंगा कि अगर मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 80,000 से 1 लाख होगा तो मेरा सेल्स कितना होगा, मेरा प्रॉफिट कितना होगा? तो फ्रेंड ऐसा कोई भी आइडिया अपने को कोरिलेशन से मिलता है कि इफ वन वेरिएबल इज मिसिंग देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द अधर वेरिएबल। એટલે x ની વેલ્યુ ના આપીએ તો ગોતી શકાય, y ની વેલ્યુ ના આપીએ તો ગોતી શકાય। क्या ऐसा कोई भी आइडिया अपने को कोरिलेशन से आता है या नहीं? सोच के बताए, या वो रिश्ता निकाल के छोड़ देता है कि भाई एक्स और वाई के बीच में पॉजिटिव हायर डिग्री है, नेगेटिव लोअर डिग्री है, ऐसा रिलेशन है। फ्रेंड ये पहला लिमिटेशन है, वी अनेबल टू फाइंड द मिसिंग वेल्यू જેમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ હોય। અને એની ઉપરની વાત બુકમાં ડાયરેક્ટ નથી કીધી। one variable how much affects, in what proportion affects the other variable। जैसे एकदम इजी वे से बताऊं, आपके मॉम को पूछना, ये लोग को रसोई करो ना तो ये लोग ने एक माप होय कि अगर मैं एक कटोरी राइस
डालूंगी तो उसमें 4 लोगों का राइस हो जाएगा, तो 8 लोगों का बनाना हो तो कितनी कटोरी राइस डालना होगा देखा जाए तो 2। 6 लोगों का बनाना हो तो 1.5 प्रपोर्शन यार। मतलब फ्रेंड ये 2 लिमिटेशंस की वजह से जो चैप्टर का जन्म हुआ है, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर इन स्टैटिस्टिक्स, इन्हें कहते हैं रेग्रेशन। नाम वही, दोनों भाई भाई है। इतना समझ लेना, रेग्रेशन तभी पॉसिबल है जब कोरिलेशन हो। कोरिलेशन ही नहीं हो और आप रेग्रेशन ढूंढने निकलो तो वो होने ही नहीं वाला है। प्रैक्टिकल जा रहा है, सिर्फ मैं थोड़ी क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासा बढ़ाने जा रहा हूं। फिर से प्रैक्टिकल समझते हैं। व्हाट मतलब जो अब तक बढ़ा है वो प्रेसी में बता दू। व्हाट कुड बी अंडरस्टूड बाय द कोरिलेशन, कि पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव है, परफेक्ट है या पार्शियल है। बट अगर मुझे यह सोचना हो कि अगर x की वैल्यू इतनी तो y की वैल्यू कितनी, नॉट एट ऑल पॉसिबल थ्रू कोरिलेशन। या x अगर मैं इतना बढ़ाऊं तो y में कितने चेंजेस होंगे, वो आइडिया अपने को कहां से मिलेगा, रेग्रेशन। अब मुझे पूछेंगे सर रेग्रेशन से आइडिया मिलेगा, वो आइडिया दुनिया में कहां से आया। फ्रेंड फॉर एन एग्जांपल, हु कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन इन्वेंशन एंड मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, तो अपन भूत पढ़ चुके हैं कार्ल पियर्सन। इन द सेम वे कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन, रेग्रेशन में किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। इवन रेग्रेशन वर्ड पहली बार किन्होंने यूज करा है, वो सर फ्रांसिस गाल्टन, GALTON। मतलब किन्होंने रेग्रेशन वर्ड पहली बार यूज करा है, सर फ्रांसिस गाल्टन। वो स्टडी कर रहे थे, प्रैक्टिकल है, मतलब आपको तो एक एग्जांपल लिख लेना है, प्रैक्टिकल समझिए। आई थिंक सो दैट गाय गाल्टन हैज स्टडीड रिगार्डिंग ह्यूमन इनहेरिटेंस, એટલે કે इंसान मानसो जे वारसो छोड़ी जाए। उन्होंने स्टडी के लिए किन्हें सिलेक्ट करा पता है, फादर एंड देयर एल्डेस्ट सन के हाइट्स, એટલે પિતા અને પુત્ર એના મોટા પુત્ર એ લોકોની હાઈટ વચ્ચે એને કંઈક सर्वे वर्वे કર્યો, सैंपल एंड ऑल। बुक में इतना दिया है और इन्होंने इवन ये भी स्टडी करा था एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, कि हस्बैंड और वाइफ के एजेस 99% इंडिया या बाहर ऐसा है कि 99% वाइफ की एज हस्बैंड से क्या होती है, कम। और घना सचिन तेंदुलकर है, अरे यार कॉमन एग्जांपल है, बुरा मत लगाना। मेन बात, उन्होंने वो स्टडीज करा और उसके स्टडीज के रिजल्ट आपके टेक्स्ट में पहले पेज पे लिखना नहीं, सिर्फ अपने लिए पढ़ना। उनका ये मानना था जिन पिताओं की हाइट ऊंचाई बड़ी थी उनके लड़कों की हाइट भी बड़ी थी। जो एक ग्रुप था जिनमें पिता की हाइट बड़ी थी और उनके जो टॉलेस्ट सन थे उनका ग्रुप था, तो उन दोनों ग्रुप में जीते थे पिताजी। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट हाइट्स वाले पिताजी और पुत्र जी, ऐसे ही हाँ उनमें जीते थे पुत्र। मतलब एवरेज हाइट निकाली तो पिता की ज्यादा थी फादर से या सन की ज्यादा, सन। ये सिर्फ सर्वे है, मतलब उन्होंने सर्वे करा फिर रास्ता निकाला कि ये रेग्रेशन है। अब रेग्रेशन का मतलब इनडायरेक्ट बताऊं फिर डायरेक्ट, अब तक मैंने सिर्फ प्रीफेस पढ़ाया है। कोई ये पूछे कि किन्होंने रेग्रेशन को जन्म दिया, ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ कोरिलेशन किसका जन्म हुआ फ्रेंड, रेग्रेशन। क्या लिमिटेशन, वन वेरिएबल हाउ मच अफेक्ट्स द अदर वेरिएबल एंड वन वेरिएबल इज नोन अदर इज अननोन, तो एनो आइडिया આપણને સેનાથી આવવાનો, रेग्रेशन। चलो एक काम करते हैं, इसका मैं इजी वर्जन बताऊं। रेग्रेशन मॉडल इक्वेशन या लाइन है क्या, शायद ये मैं आपको कोरिलेशन के वक्त बता चुका हूं। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। फ्रेंड ये रफ है, फेर रट्टा बाद में। फ्रेंड अगर मान लो a और b कांस्टेंट है, मतलब ऐसा है y इज इक्वल टू 10 फॉर एन एग्जांपल प्लस 4x, मतलब x में जो चेंज होगा उसका 4 गुना चेंज करे और 10 प्लस करे तो कौन मिलेगा, y। मान लो कि x की वैल्यू 2 है तो y क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 10 प्लस 4, व्हाट इज द x वैल्यू 2, तो 10, 4 2 सा क्या आ जाएगा 8। मतलब x अगर 10 होगा तो फ्रेंड एस्टिमेटेड ऑफ वैल्यू क्या होगी y की 80। और बड़े लेवल पे अपने को तो इस चैप्टर में सिर्फ यहां पे x रख के y ढूंढने को बोला है, उल्टा अहिया y राखी लो तो कौन ही वैल्यू मिले, x। अपने इस सूत्र में ऐसे ही ये सब रट्टा मरवाना बाकी है। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट, कारण के चेंज कोनाમાં થાય છે
एक्स, उसके अकॉर्डिंग किसमें चेंज अपने को मेजर करने वाई, એટલે જે ચેન્જ કરાવે ને ભગવાન જેવું કામકાજ वो इंडिपेंडेंट અને જેની અંદર ફક્ત ચેન્જીસ થયા કરે डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब अपने के अंदर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज व्हाट वेरिएबल, डिपेंडेंट। फ्रेंड रेग्रेशन का डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। मतलब अब तक आपको होमवर्क में कोरिलेशन में सिर्फ क्या लिखना है, प्रीफिक्स, कि ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ कोरिलेशन रेग्रेशन का जन्म हुआ। और रेग्रेशन को ढूंढने वाले आत्मा का नाम क्या है, फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने स्टडीज करा था फादर एंड देयर एल्डेस्ट सन के हाइट्स, हस्बैंड और वाइफ्स के एजेस। और वो दो लिमिटेशन जो मैंने कहे वो बेसिक वैल्यू और एक वेरिएबल बीजा वेरिएबल ने कितनी इफेक्ट करे। अब रेग्रेशन का डेफिनेशन क्या है, वो बहुत टफ है, एकदम इजी अपना टफ मतलब फ्रेंड व्हेन relationship between two correlated variable is determined by an appropriate mathematical function। Repeating again, मतलब रेग्रेशन करता क्या है, x और y दो कोरिलेटेड वेरिएबल है, उसके रिलेशन को किससे समझाता है, एन अप्रोप्रिएट ना हो तो ये लखवानु मैथमेटिकल फंक्शन, मतलब x और y का रिश्ता जो एक सिस्टमेटिक फंक्शन से समझाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, रेग्रेशन, एंड इट इज अ सिस्टमेटिक फंक्शन। लास्ट टाइम रिपीटिंग द डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन, मतलब अब मैं थोड़े अलग वे से बताऊं, वही सेम डेफिनेशन वो भी राइट है। एन अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल फंक्शन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेटेड वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आना चाहिए दोस्तों, तो भी फिर से एक बार रट्टा नहीं मारना पड़े, इसलिए मैं फिर से रिवाइज करवा दूं। When relationship between two correlated variable is determined by systematic or appropriate mathematical function, उन्हें क्या कहा जाएगा, रेग्रेशन। एक मार्क के लिए पूछेंगे। Now another important matter for the regression, what is regression line, model और equation। फ्रेंड ये है, ये अपन सब में यूज करेंगे। थियरी के लिए क्या है, वो आपके चैप्टर के पेज के एकदम एंड में दिया है, वो ऐसा कुछ है। मार्कर बदल लेता हूं मैं, ब्लू कलर की ले लूं। y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। फ्रेंड अगर एक मार्क के लिए एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द रेग्रेशन फंक्शन लाइन और मॉडल, इक्वेशन वहां a प्लस बी एक्स, मतलब 99% इसका यूज होगा, 1% ही इसका यूज होगा। क्या है, y इज इक्वल टू, हाँ, और कभी वाई कैप भी बोलते हैं आप, मतलब कहेंगे सर वाई कैप मतलब वाई टोपी, हाँ टोपी का मतलब एस्टिमेटेड એટલે कैप। व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, फ्रेंड आ બંને कांस्टेंट है, मतलब अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट, लाइक ए एंड बी। एक्स और वाई तो वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई कौन सा वेरिएबल, डिपेंडेंट। તમને એમ થશે સર આ યુ હું છે, તમને કે ડિસ્ટર્બન્સ લાગે છે હમણાં ભણવામાં? Just kidding, disturbance between x and y। कैसे वो समझिए, x के वैल्यूज में और y के वैल्यू में कैसे डिस्टर्बेंस होगा। फ्रेंड x y के ऊपर डिपेंड हो और y x के ऊपर डिपेंड हो, तो दोनों के ऊपर सिर्फ एक ही फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं या अदर फैक्टर कुड बी अफेक्ट। फॉर एन एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस અને सेल्स, तो क्या सिर्फ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस से मेरा सेल्स बढ़ेगा, એટલે હું એડવર્ટાઇઝમેન્ટનો ખર્ચો કરું તો જ મારું વેચાણ વધે, कि दूसरे कोई रीजन से भी मेरा सेल्स बढ़ सकता है। तो फ्रेंड ये अदर फैक्टर्स का क्या, अपन तो अभी दो ही फैक्टर को ध्यान में रख रहे हैं ना, तो वो न्यूसेंस या तो डिस्टर्बेंस इन कोरिलेशन है या रेग्रेशन है, वो यहां पे आ जाएगा, मतलब एक मार्क का रट्टा। व्हाट इज रेग्रेशन लाइन मॉडल या इक्वेशन, 1 मार्क के लिए तो क्या लिखेंगे, वाई कैप इज इक्वल टू ए के बदले अल्फा, बी की बदले बीटा, वाओ 10th याद आ गया, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। नीचे लिखना, ये आपको लिखना है 1 मार्क के लिए, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, और यू मतलब न्यूसेंस या नॉनसेंस मत लिखना, न्यूसेंस या डिस्टर्बेंस इन गैसिंग। इतना आना चाहिए दोस्तों, मतलब अब तक अपन ने क्या पढ़ा है वो। सबसे पहले बेस के क्यों रेग्रेशन आया, फिर आपको लिखना होमवर्क में किन्होंने रेग्रेशन ढूंढा, गाल्टन क्या स्टडीज करके वो, और उसके बाद आपको रेग्रेशन का जो डेफिनेशन अभी बताया वो बताना है, और ये भी लीनियर रेग्रेशन है,
क्योंकि यहां पे भी रिश्ता देखिए लीनियर है, जैसे लाइन वाइज ये एक्स और वाई लाइन वाइज कनेक्टेड है, मतलब प्लस और माइनस के रिलेशनशिप से इन्हें लीनियर रिलेशन कहा जाएगा, इसीलिए चैप्टर का नाम है लीनियर कोरिलेशन, लीनियर रेग्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन इंपॉर्टेंट आंसर, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। बुक में मेरे ख्याल से डिफरेंस है ही नहीं, आपको खुद अपने आप लिखना होगा। मैं ट्राई करूं 7 से 8 पॉइंट बताने की, चलो वहां तक आप गैस करें कि क्या होगा। गैस 1 और 2 पॉइंट्स। मैं थोड़ा सा पॉज ऐसे ही ले रहा हूं, मतलब वीडियो में नहीं, वैसे नहीं चलेगा। पहले क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। पहले कोरिलेशन और रेग्रेशन दोनों की, मतलब पहला पॉइंट डेफिनेशन का होगा। पहले पॉइंट में लिखेंगे कि व्हेन चेंजेस इन टू वेरिएबल्स आर साइमल्टेनियस एंड देयर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब बोथ द वेरिएबल आर डिपेंडेंट, उन्हें कोरिलेशन कहा जाएगा। एंड कोरिलेटेड टू वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल अप्रोप्रिएट फंक्शन। देखो मैंने मतलब तो वही कहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, रेग्रेशन। कोई डाउट हो, मतलब पहले दोनों का क्या आ जाएगा, डेफिनेशन। नेक्स्ट मैटर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब कोरिलेशन की मात्रा आप किससे बताते हैं, इज डिनोटेड बाय व्हाट, आर ना। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय आर। एंड सिर्फ नॉलेज के लिए ये पॉइंट आखिरी लिखे तो भी चलेगा, एंड ओनली वन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक ही है ना, आर। रेग्रेशन कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय बी, स्मॉल बी। मतलब रेग्रेशन कोएफिशिएंट को आप किससे डिनोट करेंगे, बी। एंड देयर आर टू बी, मतलब आप ऐसा कहेंगे सर बी बी, अरे बी बी नहीं, किससे डिनोट करेंगे, रेग्रेशन कोएफिशिएंट को बी। और वे रेग्रेशन कोएफिशिएंट आइडियली है, पहला होता है बी एक्स वाई जो अपने सिलेबस में नहीं, सेकंड जो है बेस्ट फिटेड लाइन दैट इज बी बाई एक्स। नॉलेज के लिए इट इज लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड इट इज लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। इतना समझ लेना, y ऑन x लाइन में x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट अने उंदू। यहां पे ये इंडिपेंडेंट होंगे, हर एक का एक दिन आता है ना, और x उसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपेंड। बट अपने सिलेबस में क्या नहीं पढ़ना है, बी एक्स वाई, इन्हें कहते हैं बेस्ट फिटेड लाइन। मतलब विच लाइन इज बेस्ट फिटेड, y ऑन x, b बाय x। बट पूरे चैप्टर में b बाय x ही है, मतलब अपन b बाय x की जगह क्या लिखेंगे, ओनली b। मतलब रिपीटिंग अगेन, पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा, फिर क्या पढ़ा फ्रेंड्स, कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिनोटेड बाय r, ओनली वन r। रेग्रेशन कोएफिशिएंट डिनोटेड बाय b, देयर आर टू b, bxy एंड by(x). ओके, नाउ द नेक्स्ट, मुझे ये बताओ कि r का रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ r। r सेमी बच्चे, फ्रेंड ये तो पहला एमसीक्यू हुआ, r कोनी बच्चे हो, r ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 से लेकर +1। फ्रेंड ध्यान रखना, ये आ रहा है, आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1। आया, आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 से लेकर +1। एंड चलो ये भी मिटा ही लेता हूं। फ्रेंड डिस्को द डांडिया, द प्रोडक्ट of both the coefficient bxy into by(x) always lies between 0 to 1। मतलब फ्रेंड दोनों रेग्रेशन कोएफिशिएंट का इनटू किसके बीच में होगा, 0 से 1। फ्रेंड एक मार्क का इंपॉर्टेंट आंसर इनडायरेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। टेल मी, आर ऑलवेज लाइज बिटवीन, अब मन में के सर आ तो गया -1 से +1, बीच वस्तु मन समझाओ ने, आर स्क्वायर ऑलवेज लाइज बिटवीन व्हाट। चलो आप रूबरू बैठे होते तो मैं इसके लिए कैडबरी गिफ्ट कहता, आर्नी रेंज है -1 थी +1, तो आर स्क्वायर से नहीं बचे हुए हमेशा, आर स्क्वायर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1। रॉन्ग फ्रेंड, माइनस का स्क्वायर वो क्या होता है, प्लस, यानी इन शॉर्ट स्क्वायर में प्लस आता ही नहीं, तो आर स्क्वायर किसके बीच में होगा, 0 से 1। फ्रेंड ये एक मार्क के लिए पूछते हैं, ध्यान रखना, आर -1 थी +1 અને आर स्क्वायर 0 थी। और फ्रेंड सॉरी ये मैंने, हाँ सेम हुआ फ्रेंड,
और bxy इंटू byx भी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। तो फ्रेंड एक इक्वेशन मिल रहा है आपको। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या फ्रेंड? bxy इंटू byx, जो बाद में शॉर्ट सम में फिर से सिखाऊंगा, अभी सिर्फ मैं थियरी पढ़ा रहा हूं डिफरेंस। फ्रेंड आर स्क्वायर का एक इक्वेशन क्या मिला जो मैं आपको ब्लू मार्कर से लिख के बताऊं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आर स्क्वायर? सो bxy इंटू byx। फ्रेंड ये सब फिर से बताना, लेकिन लिंक है तो अभी से बता दूं ना, मतलब मैं सिर्फ आपको डिफरेंस पढ़ा रहा हूं। पहला डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, सेकंड एक अने दुई कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिनोटेड बाय आर, ओनली वन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ओनली वन आर, रेग्रेशन कोएफिशिएंट डिनोटेड बाय बी, देयर आर टू बी, bxy एंड byx। कोरिलेशन आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 से +1 and the product multiplication of both the regression coefficient bxy and byx always lies between 0 to 1। और इसे अपन ने ये लर्न करा, r -1 से +1 के बीच में होता है तो r स्क्वायर किसके बीच में होगा? 0 से 1। फ्रेंड अभी तो आधे पॉइंट्स भी कंप्लीट नहीं हुए, आगे पढ़ते हैं। चलो अब इजी पढ़े अगर चाहे तो। हाँ पहले एक बात और बता दूं, इजी पढ़ने से पहले, क्या r की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? मतलब 1 से ज्यादा या -1 के नीचे? कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर नेवर एवर ग्रेटर देन 1। मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट ની વેલ્યુ 1 થી વધારે હોય જ નહીં શકે। એની વન ઓફ ધેમ વેધર bxy ઓર byx, બેમાંથી કોઈ પણ એક शायद 1 से ज्यादा हो सकता है। रिपीटिंग अगेन, आइदर bxy और byx। हमें पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है फ्रेंड्स? byx। तो एनी वैल्यू कदाच 1 थी વધારે होई सके ओवर। आपको डाउट होगा वो कैसे हुआ, प्रैक्टिकल समझाऊं। पहले डाउट हो तो पूछा करिए। मान लो इन दोनों में से एक 2 है और एक 0.2 है, दोनों को इंटू करो, 2 इंटू 0.2, व्हाट इज द आंसर? मतलब रूल एवो છે બંનેનું ઇન્ટુ 0 થી 1 ની વચ્ચે હોવું જોઈએ। bxy અને byx એટલે બેમાંથી કોઈ પણ એક, either any one could be greater than 1। हाँ બંને 1 ની ઉપર ना હોય तो आंसर 1 ની ઉપર जाइए। मतलब एक मिनट, जो मैंने कहा मुझे लगा फटाफट, अगर दोनों 1 के ऊपर हो तो दोनों का इंटू, मान लो एक है 1.1, दूसरा है ओनली 1, तो 1.1 इंटू 1। दोनों अगर 1 के ऊपर हो गए तो ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी, क्योंकि उनका इंटू किसके बीच में होना चाहिए? 0 to 1। मतलब आइदर bxy और byx कैन बी ग्रेटर देन 1। मतलब अब तक मैंने 4 डिफरेंस के पॉइंट बता दिए आपको। डेफिनेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर ओनली 1, रेग्रेशन कोएफिशिएंट बी, देयर आर 2 रेग्रेशन कोएफिशिएंट, देन आफ्टर आर नेवर एवर ग्रेटर देन 1, एनी वन ऑफ देम bxy अथवा मतलब byx कैन बी ग्रेटर देन 1। और आर का रेंज क्या है? द रेंज ऑफ आर इज -1 to +1 एंड रेंज ऑफ बोथ प्रोडक्ट bxy इंटू byx इज 0 से 1। इसीलिए तो अपने को ये इक्वेशन मिला आर स्क्वायर का। नेक्स्ट जो चैप्टर का लिमिटेशन था वो, व्हेन वन वेरिएबल इज नोन अदर इज अननोन। एक खबर છે ને બીજી નથી ખબર, એને શોર્ટકટમાં કહું, મિસિંગ વેલ્યુ कैन नॉट बी फाइंड थ्रू कोरिलेशन, મિસિંગ વેલ્યુ कैन बी इजीली फाइंड थ्रू રેગ્રેશન। એટલે તો ચેપ્ટર ભણીએ છે। मतलब મિસિંગ વેલ્યુ શેનાથી મળી જાય फ्रेंड्स? રેગ્રેશન। वन वेरिएबल हाउ मच इन व्हाट प्रोपोर्शन अफेक्ट्स द अदर वेरिएबल, ये तो इजी हो गए रेग्रेशन के। एक वेरिएबल बीजा वेरिएबल ने केटलू छेड़े। आप ये सोच रहे हैं ना कि आप अपने फ्रेंड्स को कितना छेड़ते हैं, या वो किससे आइडिया नहीं आता। कोरिलेशन, बट वन वेरिएबल हाउ मच एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन अफेक्ट्स द अनदर वेरिएबल नोन बाय व्हाट? रेग्रेशन। एनी ऊपर नहीं बात। फ्रॉम कोरिलेशन वी कांट फाइंड रेग्रेशन, बट फ्रॉम रेग्रेशन आर स्क्वायर bxy into byx we can find correlation। એટલે કોરિલેશન થી રેગ્રેશન ના મળે, રેગ્રેશન થી શું મળી જાય? કોરિલેશન। फ्रेंड ये तो अभी अब तक से 7 पॉइंट्स हुए। लास्ट 2 पॉइंट्स फ्रेंड, कोरिलेशन इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल मतलब स्क्वायर रूट इंटू एंड ऑल, while regression is a mathematical representation। એટલે કોરિલેશન કઈ રીતે એક્સપ્રેસ થાય છે? જ્યોમેટ્રિકલી। रेग्रेशन कई रीते एक्सप्रेस થાય છે? मैथमेटिकली। मतलब कोरिलेशन इज अ ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन
एंड रेग्रेशन इज अ मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन। लास्ट पॉइंट फ्रेंड, आना चाहिए डिफरेंस के बिटवीन का, और वो ऐसा है, को रिलेशन इज इंटू सब अलाउड, इज फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन प्लस माइनस एंड चेंज ऑफ स्केल मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। मतलब आप हर एक डेटा में कुछ प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाइड करें या डिवाइड करें, आंसर क्या रहता था? एस इट इज। रेग्रेशन में लोचो छे बापू, रेग्रेशन इज जस्ट फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब आप हर एक डेटा में प्लस कर सकते हैं या हर एक डेटा में माइनस, आंसर क्या रहेगा? एस इट इज। बट रेग्रेशन इज नॉट फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल, मतलब वो किससे फ्री नहीं है? मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। जैसे कोरिलेशन में हर एक डेटा में वो x माइनस ए अपॉन 100 अपॉन 1000 इंटू 10 इंटू 100 ऐसा कर लेते थे, ऐसा यहां पे कर सकते नहीं, क्योंकि वो इससे क्या नहीं है? फ्री। अपन फ्री करवाएंगे ना यार। अगर आप फिर ऐसा करना पड़ेगा, डिवाइड कर लो इक्वेशन में तो इंटू करना पड़ेगा, और इंटू करे तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, आंसर को बैलेंस करने के लिए, लेकिन वो सम में। तो फ्रेंड ये दोनों का डिफरेंस ओवर है। फटाफट जो डिफरेंस के मेन हिंट्स है वो बता दूं। दोनों का डेफिनेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ओनली वन डिनोटेड बाय आर, रेग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर टू डिनोटेड बाय बी, bxy and byx. Correlation coefficient never greater than 1, any one of them, bxy अथवा byx can be greater than 1 range. r ની રેન્જ છે -1 થી +1 અને bxy byx ની ઇન્ટુ ની રેન્જ છે, પ્રોડક્ટ ની રેન્જ છે 0 થી 1. अच्छा, क्या क्या कोरिलेशन से नहीं हो सकता? तो अपन कोरिलेशन से रेग्रेशन नहीं ढूंढ सकते, रेग्रेशन से कोरिलेशन ढूंढ सकते हैं। कोरिलेशन से मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं, रेग्रेशन से वो पॉसिबल है। कोरिलेशन से आइडिया नहीं आता एक वेरिएबल दूसरे को कितना अफेक्ट करेगा, रेग्रेशन से वो आइडिया आ ही जाएगा। एक ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन है, एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है, और एक दोनों से फ्री है, चेंज ऑफ ओरिजिन प्लस माइनस चेंज ऑफ स्केल, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड। Regression only free from change of origin plus and minus, but not free from scale, that is divide and multiplied. यानी अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो मैं रिपीट करूं। पहले कि भाई रेग्रेशन कहां से आया, डाल्टन ने ढूंढा। फिर आपको रेग्रेशन का होमवर्क वाइज क्या लिखना है, डेफिनेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। अब इसके साथ दो चीज फ्री है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। दो तीन यूटिलिटी या क्या कहता है, इंपोर्टेंस ऑफ रेग्रेशन है, एंड देन आफ्टर प्रॉपर्टीज ऑफ रेग्रेशन, वो दो है। पेज नंबर एक 85 है और एक 105 या ऐसा कुछ, दोनों पेज फोल्ड कर रहे हैं, मिला 85, राइट हैंड साइड पे पहले होंगे। क्या है वो? प्रॉपर्टीज है। सॉरी 125, यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ रेग्रेशन। पढ़े पहला पॉइंट, कौन से पेज पे है स्टूडेंट्स को भी ध्यान? 125 फ्रेंड यूटिलिटीज 125 पे है। पहली यूटिलिटी એટલે उपयोगिता, यूजेस। पहला यूज रेग्रेशन का, we can determine a functional relation between two correlated variables. ફ્રેન્ડ આ તો કામ ધંધો કરીએ એટલે બે કોરિલેટેડ વેરિયેબલ છે x y, એનો રિશ્તો શેનાથી ફિક્સ કરી દીધો? ફંક્શન, કે તમારી વચ્ચે આવું રિલેશન છે, वो नहीं वो y इज इक्वल टू 10 प्लस 4x, એ આમ रिश्तो બાંધી લઈએ, હસ્તમેળાપ। देन फर्स्ट ओवर है। सेकंड, Once the functional relation is established, it can be used to predict the unknown value of. फ्रेंड जो मैं कहता हूं, अगर एक बार फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गई, जो मैंने पहले करके बताई थी कि y इज इक्वल टू 7 प्लस 2.5x, जो भी आया ये सम से सॉल्व होगा, तो अपन कोई भी मिसिंग वैल्यू ढूंढ सकते हैं ना, x पुट करके y और y पुट करके x, मतलब वी कैन इजीली डिटरमाइन द मिसिंग वैल्यू। ऐसा ही है ना आगे? नेक्स्ट, we can determine the approximate change in the value of dependent variable y for on the basis of independent variable x। એટલે આપણે એસ્ટિમેટ કરી શકીએ કે x માં આટલો ચેન્જ કરીશ, ये तो ऐसा हो गया कि पेरेंट्स सोचे कि स्टूडेंट को इतना या चाइल्ड को इतना मचड़ेंगे तो उनमें चेंज होगा, और आप भी वो सोचते हैं कि पेरेंट को कैसे इमोशनली थोड़ा ऐसे करे तो वो मान जाएंगे। એટલે એક વેરિયેબલ ને કેટલો ચેન્જ કરીએ તો બીજામાં શું ફરક પડવાનો છે, એ આઈડિયા ક્યાંથી આવવાનો? ચોથી આવવાનો, રેગ્રેશન। ખતમ है या और एक आध पॉइंट है? लास्ट,
we can determine the error in the estimation of dependent variable obtained by a regression line. फ्रेंड ये मैं आपको डिटेल में आज या तो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। एरर का मतलब होता है सोचा था क्या हो गया। द डिफरेंस बिटवीन 5 એટલે एक मिनट, अरे चलेगा, कैमरा मत मचड़ो, मैं बॉल मचाता हूं और मच्छर भी नहीं मचड़ रहा हूं। y माइनस वाई कैप, ओरिजिनल वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस करे उसे क्या कहते हैं? एरर। मान लो कि x 10 है और y 15 है आ ओरिजिनल डेटा એટલે x 10 હોય ત્યારે y શું 15। હવે આપણે ઇક્વેશનમાં ડેટા રાખ્યો, उससे एस्टिमेटेड वैल्यू मिली और वो 16 था, मतलब ओरिजिनल डेटा y का 15, एस्टिमेटेड वैल्यू 16, तो 15 माइनस 16 एरर क्या आई? -1। द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू को क्या कहा जाता है? एरर। ओके, फिर और नीचे ये कहा है एंड में, इसीलिए रेग्रेशन काफी जगह आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, प्लानर्स लेटेस्ट आते हैं। अपना गवर्नमेंट सोचता होगा कि इतने एरिया में लॉकडाउन इतने बढ़ाया जाएगा इतने दिनों का, तो केस कितने कम होंगे। इतनी मतलब आज प्रैक्टिकल वैक्सीनाइजेशन, एक आध वैक्सीन को प्रैक्टिकल मतलब 3-4 हॉस्पिटल में 40 पेशेंट्स को वो वैक्सीन खिलाने की मंजूरी दे दी गई है कि इस वैक्सीन की कोरोना के साथ फाइट करने में या इम्यून सिस्टम को सुधारने में क्या इफेक्ट होगी। तो फ्रेंड आ બધું જાણવા માટે એટલે આ લોકો સાયન્ટિસ્ટ પણ કોમર્સ યુઝ કરતા હશે હો। तो फ्रेंड ये किसकी यूटिलिटीज हो गई? रेग्रेशन जो भी आपके होमवर्क में है। और ब्रेक के पहले का आखिरी आंसर वो अपन पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेग्रेशन। उसके आगे है, पेज टर्न करें, वैसे तो फोल्ड करा है मैंने, और आगे थोड़ा 2 है नीचे, इज इट दैट? पढ़े पहली कौन सा? 10 पेज 141, ये है 141 पेज ऊपर पे। हाँ, correlation coefficient R and regression coefficient B are either both positive or both negative. ध्यान टर्न, तू जहां जहां रहेगा अपना साया तेरे साथ होगा। इनका यह कहना है कि इन दोनों के साइन, जो कोरिलेशन है R और जो रेग्रेशन B है, या तो वो दोनों प्लस में होंगे या तो दोनों किस में होंगे? माइनस। पहले प्रैक्टिकल समझे। अगर कोरिलेशन ऐसा है कि एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज, और एक डिक्रीज होता है तो दूसरा क्या होता है? डिक्रीज। तो वही रिलेशन बी में भी होगा ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आर में रिलेशन अलग और बी में अलग। और ध्यान रखना, एक मार्क के लिए फिर से मैं वो पढ़ा दूंगा। चलो प्रैक्टिकल पूछता हूं, मुझे ये बताओ फ्रेंड, अगर आर 0 हो तो बी क्या होगा? ऐसे ही, यानी गैस, आर 0 है तो बी शू થાય? एक्सलेंट आंसर या 0। क्योंकि फ्रेंड अगर एक्स और वाई में कोई कोरिलेशन ही नहीं है, दोनों वेरिएबल एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, तो उससे गैस थोड़ी ना करेंगे कि एक्स कितना तो वाई कितना। कोरिलेशन इज 0, देन रेग्रेशन इज ऑलवेज 0। मतलब हाँ, और बुक में एक इक्वेशन वाइज बताया है नीचे, जो शॉर्ट सम का इक्वेशन है तब लर्न करवा दूंगा। वो इक्वेशन ऐसा है, b इज इक्वल टू आर एस एक्स इंटू एस वाई, ये बी का इक्वेशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई दोनों तो प्लस में ही होंगे, रूट में आता है। એટલે અગર આર માઇનસ માં હોય તો બી પણ માઇનસ માં આવે, આ બંને તો પ્લસ માં જ હોય, અને આર પ્લસ માં હોય તો બી સેમ આવે પ્લસ। પણ ફ્રેન્ડ આ मैथमेटिकल આપણું ઓલા વાળું फाइंड कि रिलेशन पॉजिटिव होगा तो बी भी पॉजिटिव होगा, बल्ले बल्ले रिलेशन में वो क्या होगा? पॉजिटिव, और बल्ले डल्ले में वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब आर और बी के साइन क्या होते हैं? सेम, वेदर बोथ आर इन प्लस, वेदर बोथ आर इन माइनस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बहुत टफ है। Regression coefficient is independent of change of origin. जो मैंने कहा इंडिपेंडेंट मतलब फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन, किसकी इफेक्ट से वो फ्री है? प्लस एंड माइनस। बट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल, मतलब उसके ऊपर मल्टीप्लाइड और डिवाइड की इफेक्ट होती है। मतलब वो चेंज करे तो आंसर में फर्क होगा, हमें कुछ नया करना पड़ेगा। बस ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्स्ट में बोले हैं फ्रेंड। तो अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो ये है, वाई रेग्रेशन ओरिजिनेटेड, हु इन्वेंटेड? वो गाल्टन, उसके रीजंस,
डेफिनेशन एंड देन आफ्टर डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। टेक्स्ट में नहीं है, मैंने जो पढ़ा है मन से मिला ना, सोचना और लिख लेना। और 2 चुटकुले वाले आंसर, चुटकी जीतने। एक दैट इज अभी जो पढ़ा वो था प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन, 141 पेज पे है। और सेकंड वाला था यूटिलिटी या उपयोगिता ऑफ, सॉरी यहां मैंने कोरिलेशन बोला लेकिन रेग्रेशन था, वो पेज नंबर किस पे था? 125 पे था। अपन एक माइन्यूट ब्रेक लेते हैं दोस्तों, अब माइन्यूट ब्रेक, फिर शायद थोड़ा ही आगे बढ़े। और हाँ, आज एक सरप्राइज है आपके लिए।